ये पार्ट नंबर 4 है आपका। और आज का जो चैप्टर रहेगा भाषा का संप्रेषण से संबंधित रहेगा, यानी कि भाषाओं का जो आदान प्रदान होता है। और आपको पता है इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और इस टॉपिक से हम भाषा के संप्रेषण से संबंधित जो है टॉप 60 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये 60 क्वेश्चन टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी यहाँ पे कंबाइंड है, संभावित प्रश्न भी है, और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को कंबाइन किया गया है। तो 1 से 2 नंबर इस टॉपिक से हम कंफर्म करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग भी अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, अनुकरण के लिए प्रेरित या अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, या भाषा प्रयोग के अवसर देना। सभी कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी होता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए। अवसर देना अपने आप में एक पॉजिटिव शब्द होता है, पॉजिटिव ऑप्शंस हो जाता है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। मौखिक भाषा का आकलन खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देता है, धारा प्रवाह की तीव्रता पर, संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग पर, उच्चारण शुद्धता पर, या विचारों की क्रमबद्धता की बात करें। सभी कमेंट करके बताइएगा। तो मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? अगर आपका जवाब विचारों की क्रमबद्धता है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को, प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करेंगे। प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है। तो प्राथमिक विद्यालय की बात करेंगे। एक शिक्षिका हैं जिनका नाम सुनीता है, वे अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं, डेली उस पर चर्चा भी करती हैं। तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे, सभी बताइएगा। कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। पढ़ने के साथ साथ मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है और इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। क्यों बन जाता है, ये प्रश्न को रीड करते हैं। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द सोच कर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण होगा? संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास, पर्यायवाची शब्दों का परिचय। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना, 100% सिलेक्शन पाना, अपने प्रिपरेशन को बेहतर करना। तो इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द सोचकर लिखना भी है। तो ऐसा अभ्यास जो करना या ऐसा अभ्यास का जो उदाहरण कहलाता है वह संदर्भ व्याकरण कहलाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि देखिए इस कहानी में पहाड़ी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और पहाड़ी इलाके से जुड़े शब्द को सोचकर लिखना है। तो ये अभ्यास प्रश्न संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण होगा, क्योंकि शब्द कैसे लिखना है, सोच समझ कर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, यह संदर्भ में व्याकरण की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है कि 5वीं कक्षा की सुहानी जो है पाँचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, और ये शब्द आपको थोड़ा देख लेना है, क्या सही लिखे हुए हैं, क्या गलत लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस पर क्लिक करना है। तो सुहानी यहाँ पे अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है। सुहानी अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, या सुहानी अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, या सुहानी अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो आप सुहानी के लेखन की क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? आप शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। तो सुहानी जो है 5वीं कक्षा की जो बालिका है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, तो अनुनासिक चिन्ह के नियम अति सामान्यीकरण करती है। यहाँ पे हम डी ऑप्शन सही करेंगे, क्योंकि सारे यहाँ पे क्या दिए गए हैं, सारे यहाँ पे अनुनासिक चिन्ह जो है बिल्कुल सटीक लिखे हुए हैं। तो नियम का अति सामान्यीकरण करती है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 6वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? शब्द ज्ञान में, अक्षर ज्ञान में, वाक्य संरचना में, या अर्थ की अभिव्यक्ति में होता है? तो लिखना सीखने में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है वह अर्थ की अभिव्यक्ति पर होता है। डी ऑप्शन हम यहाँ पे सही कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अर्थ समझने के साथ साथ शब्द अनुप्रयोगों में स्पष्टता आती है, जिससे लिखना फिर आसान हो जाता है। 7वां प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, आइए नोट कर लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं।
पढ़ने का प्रारंभ खाली स्थान से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो तो पढ़ने का प्रारंभ अक्षर से, शब्द से, वाक्य से या अर्थ से होता है। देखिए, अगर हम पढ़ रहे हैं और उस चीज़ का अगर अर्थ से हम समझ रहे हैं तो किसी उद्देश्य के लिए होता है। पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, वह होता है डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं तो प्रश्न को रिपीट करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। तो ये जो भाषाई व्यवहार दर्शाता है, किस प्रकार का दर्शाता है? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है या उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ऐसा नहीं है, जो रिपीट करते हैं हम, जो पुनरावृत्ति होती है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी आपको ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, इसलिए पुनरावृत्ति की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं 9वें प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि जो है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी होता है? अब देखिए, यहाँ पे सबसे कम प्रभावी आपको बताना है ऐसी गतिविधि जो बालक बालिका बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में हो। देखिए, घटना का वर्णन अत्यधिक होता है, कहानी में अपनी भाषा में कहना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राथमिक स्तर के लिए। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहानी को शब्द से दोहराना, शब्द से इंपॉर्टेंट नहीं होता कि शब्द से दोहराना, ये एक अभिव्यक्ति के लिए, ये बच्चों की अभिव्यक्ति के लिए कम प्रभावी होगा शब्द से। बाकी घटना का वर्णन कर रहे हैं, कहानी को अपने भाषा में कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा है। चित्र दिखाकर तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया साथियों? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गतिविधि होती है वह कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्द से लिखना या कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, टीचर्स, ब्रदर, सिस्टर, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, अपने स्कोर को बेहतर कीजिए, अपनी तैयारी को 1 से 1% पक्का कीजिए। जब तैयारी पक्की होगी तो सिलेक्शन 100% आपको श्योर एंड प्योर होगा ही होगा। तो प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गतिविधि होगी वह जो क्या कहलाएगी? कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। कहानी सुन लीजिए, फिर अपनी मातृभाषा में कहिए। ठीक है, वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होती है एक प्राइमरी लेवल में, प्राथमिक स्तर की बात करेंगे। इसलिए यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न पर, बेहतरीन आपको फीडबैक करना है, कमेंट करना है। जयस्वाल सर आप सभी के कमेंट का, फीडबैक का सर्वोपरि सम्मान करते हैं, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं। साथियों, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है सुंदर लेखन का, वर्तनी की शुद्धता का, काव्यात्मक भाषा का या विचारों की अभिव्यक्ति की बात करेंगे। तो बच्चों को लिखना सिखाने में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वह किस में होता है? विचारों की अभिव्यक्ति पर होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है तो समझिएगा, और बड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हैं। प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन है उनको ज़रूर लगाइए एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, सिलेबस ज़रूर पढ़िए एग्ज़ाम के पहले, और प्रिपरेशन के लिए डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? मान लीजिए पहली कक्षा का कोई बच्चक है, आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनते हैं, आप पहली कक्षा के अध्यापक बनते हैं और पढ़ाने जाते हैं। और बच्चों के कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? पहली कक्षा में बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्द सहित सुनाएं, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को कविता को या कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, या बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो ऐसा हो सकता है बच्चों में से कहेंगे कि अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सटीक होगा। क्यों होगा ये भी, इसकी भी बात करते हैं। देखिए, अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं सर्वाधिक उपयुक्त निर्णय इसलिए होगा क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षक तथा छात्र के मध्य भाषाई असमानता को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। किसकी? भाषाई जो असमानता होती है, ठीक है, उसको कम करने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये सारा डिटेल के साथ प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का डिटेल आपको मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक ऑलरेडी दे दी गई है। टेलीग्राम पे नोट्स पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री में प्राप्त होगा, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, शिक्षा ही प्रकाश है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा? अब यहाँ पे क्या दिया गया? बहुभाषिक कक्षाओं की बात कर रहे हैं। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से
कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा? हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, या अपनी भाषा को अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। अब देखिए यहाँ पे बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की वजह से जो ऑप्शन सही होगा कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। अपनी भाषा और अपनी पसंद, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपनापन लगा होता है, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन के यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है? प्यारा सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक फीडबैक कीजिएगा। जो कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे अति गंभीर, ये आपने शायद कहावत पढ़ी होगी। तो छोटा प्रश्न होता है, घाव बड़ा ही करता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। भाषा का अति महत्वपूर्ण जो प्रकार होता है, अक्षर ज्ञान होता है, संप्रेषण होता है, सुनना होता है, लेखन होता है, सभी बताइएगा। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण जो प्रकार कहलाता है वह संप्रेषण ही कहलाता है, और भाषा का संप्रेषण का आज चैप्टर ही हमारा चल रहा है। टोटल टॉप 60 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्योंकि संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार होता है। संदेश में सूचना का समुचित प्रसारण ही संप्रेषण की सफलता है। संप्रेषण के अंतर्गत भाषा के प्रसार में सहायता मिलती है। संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों जैसे रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, इंटरनेट आदि से भाषा की प्रसार क्षमता जो है वर्धित की जा सकती है। तो संप्रेषण के माध्यम कौन कौन होते हैं? रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और इंटरनेट, ये भी ध्यान देना है। संप्रेषण के ये सारे माध्यम कहला जाएंगे। यानी सूचना का आदान प्रदान हम किससे करते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति को आवश्यक है ग्रहणता के लिए, गतिशीलता के लिए, प्रभाव उत्पादकता के लिए, उच्चारण की शुद्धता के लिए, सभी बताइए। जी हाँ, मौखिक अभिव्यक्ति किसके लिए आवश्यक है? तो मौखिक अभिव्यक्ति उच्चारण की शुद्धता के लिए आवश्यक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई जब आप बोलेंगे तभी तो पता चल जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं वह शुद्धता हो रही कि नहीं हो रही भाषा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से, थोड़ा बहुत रखते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का जो अनुभव है समाज परिवार से ही प्राप्त करते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चे, परिवार, समाज प्रथम पाठशाला माना जाता है। बच्चे का परिवार या समाज का होता है? बालक का प्रथम पाठशाला माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चों को भाषा का ज्ञान परिवार और समाज से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आइए नोट कर लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में खाली स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सस्वर, व्यक्तित्व, मौन या सामूहिक की बात करेंगे। तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की जो आवश्यकता कहलाती है वह आपका कौन सा कहलाएगा? व्यक्तित्व की बात करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्यक्तित्व की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी कौशल के विकास के लिए व्यक्तिगत प्रयास का विशेष महत्व होता है, या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास के बिना सीखना संभव ही नहीं। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, आप डेली क्लासेज अटेंड नहीं करेंगे, तो कोई आपको दूसरा नहीं सिखा सकता है। हमें खुद ही सीखना पड़ेगा, हमें खुद ही, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अभिप्रेरणा से भर देना है, तैयारी जारी रखना है। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, जी हाँ, आप एक शिक्षक हैं, आप एक भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं। उन बच्चों को जो है भाषा सिखाना है, तो आप क्या करेंगे? सभी जानते हैं इस प्रकार के बच्चों को भाषा सिखाना जो होता है वह अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, 19वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका बताना है। जी हाँ, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना या संवाद अदायगी की बात करेंगे। देखिए, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है, तो संवाद अगर अदायगी हो रहा है तो ये भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास प्रभावी तरीका है, बातचीत करना और अपने अनुभव का वर्णन। लेकिन व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास जो होता है यह सबसे कम प्रभावी तरीका होगा मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपने अनुभव का वर्णन करना, बातचीत करना, संवाद अदायगी करना, निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के प्रभावी तरीके हैं। लेकिन आपका जो हम ऑप्शन नंबर की फर्स्ट की बात करें, व्याकरण आधारित संरचना, ये कम प्रभावी होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आश्रु भाषण।
मौखिक अभिव्यक्ति पूछा जा रहा है। तो आंसू भाषण जो है मौखिक अभिव्यक्ति होता है। ये आंसू भाषण है क्या चीज़, ये कौन सा जनावर है भैया, चलिए इस जनावर को देख लेते हैं। हमारे घर गांव में कहते हैं ना, ये कौन सा जनावर आए, हम तक कबहू न देखें जनावर का। ठीक है, चलिए। तो आंसू भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। आंसू भाषण भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है। जी, जो भाषणकर्ता होता है उसके ठीक पूर्व थोड़ा समय पहले ही उसको विषय बताया जाता है और से सभी लेखन संबंधित होता है। तो आंसू भाषण आपने समझ लिया होगा, बस थोड़े समय में ही उस टॉपिक को बताया जाता है, उस विषय को बताया जाता है, उसे ही आंसू भाषण कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन प्रश्न है, लहराता हुआ प्रश्न आया है, उजाला लेकर प्रश्न आया हुआ है और आपका फीडबैक का इंतजार कर रहा है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। देखिए, बोलना, सुनना, लिखना और आपका जो तीसरा आता है वो होता है पढ़ना, लेकिन यहाँ पे हंसना नहीं आता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा के संबंध में 4 प्रमुख कौशल आते हैं। लिखना अर्थात लेखन कौशल, सुनना अर्थात श्रवण कौशल, बोलना अर्थात मौखिक कौशल, पढ़ना अर्थात कौन सा होता है, पठन कौशल होता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है। शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करना है तो उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका होता है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, पढ़ने का जो प्रारंभ है वह वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से, कविताओं से या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। एग्जाम को फतेह करना है तो यहाँ पर आपको कमेंटेड बनना पड़ेगा। तो पढ़ने का जो प्रारंभ है वह अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान देना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक क्या होता है। अक्षर सिखाना, बारह खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये उनको क्रियाशील बनाना होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, बालकों को लिखना सिखाने से पहले जो आवश्यक होता है वह लेखन संबंधी जिज्ञासा। देखिए, जिज्ञासा अपने आप में क्या होता है, एक पॉजिटिव शब्द होता है। जिज्ञासा करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये क्या होता है, पॉजिटिव शब्द होते हैं। पॉजिटिव ऑप्शंस को ढूंढिएगा। तो अगर हमसे उत्तर या प्रश्न का उत्तर नहीं बन पा रहा हो तो फिर ऑप्शंस को हम देखते हैं। प्रश्न हमारा कैसा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ऑप्शंस को देखते हैं और ऑप्शन में लिखे हुए शब्दों और अक्षरों को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का स्क्रीन पर है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। अपनी अनुभवों को लिखना, शुद्ध लेख, पाठ आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखना या सुंदर लेख के अभ्यास की बात करेंगे। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए जो सबसे बेहतर विधि मानी जाती है वह अपने अनुभवों को लिखना, क्योंकि अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपना अनुभव खास तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल का जिक्र हो चुका है। बोलना लिखना है, सुनना बोलना है, पढ़ना लिखना है या सुनना पढ़ना होता है। सभी कमेंट कीजिएगा और इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे, संभावित प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। तो भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल का जिक्र हुआ है तो वह होता है बोलना और लिखना। बा से बोलना, ला से लिखना, ये भी आपको ध्यान देना। ठीक है, भाषा का अव्यक्तात्मक कौशल बोलना और लिखना होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। लिखित भाषा का प्रयोग जो होता है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है या अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो लिखित भाषा का जो प्रयोग है आप सभी जानते हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग, सी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों तथा अन्य समस्त प्रकार क्रियाकलाप को लिखित रूप में अभिव्यक्ति कर सकता है। अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। निबंध लेखन, पत्र लेखन, वाद विवाद या नाट्य की बात करेंगे, सभी बताइएगा। तो लिखित अभिव्यक्ति का जो साधन होता है वह निबंध होता है, पत्र भी होता है, नाटक होता है, लेकिन वाद विवाद ये हमारा, ठीक है, लिखित का नहीं होता, ये फिर मौखिक कहा जाता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है। तो हिंदी भाषा की कक्षा में एक जो है बालिका जो है लिखने संबंधी या कठिनाई अनुभव कर रही है, तो वह किस समस्या से पीड़ित है, किस समस्या से संबंधित है। डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसलेक्सिया।
सही बताइएगा, डिसलेक्सिया। आपको पता है अक्षमता से एक प्रश्न जरूर आता है, और अक्षमता से संबंधित हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर दे दिया जाएगा, जरूर देखिएगा। लगभग आधे प्रश्न कंप्लीट भी कर चुके हैं। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा, डिस्ग्राफिया। लिखने समय जो होता है वह क्या होता है, डिस्ग्राफिया। और ये पता है कि ग्राफ बनाना हो तो लिखना पड़ता है, तो ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित, ये भी आपको नोट कर लेना है। और जो डिसलेक्सिया बीमारी होती है वह पढ़ने से संबंधित होती है, और डिसकैलकुलिया जो होती है वह गणना से संबंधित होती है। ये 3-4 ऐसे आपके बीमारी हैं, या हम इनको क्या किस नाम से जानते हैं, सभी लोग बताइएगा। अक्षमता के नाम से जानते हैं। तो इनसे एक या कभी कभी 2 भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? देखिए, लेखन कुशलता में विकास करना हो तो आंखों देखी घटना को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, अधूरी कहानी को पूरा करना, ये भी है। लेकिन प्रतिलिपि होता है, प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी, लेखन कुशलता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। फोटोकॉपी करना, भाई जो कुछ लिखा हो उसी को उतार लेना, ये लेखन कुशलता सब होगा। लेकिन अगर आप अधूरी कहानी को पूरा कर रहे हैं, आप कहानी, कविता को आदि सृजनात्मक लेखन कर रहे हैं, मतलब क्रिएटिविटी अपने से कुछ लिख रहे हैं, और आंखों देखी घटनाओं को लिख रहे हैं, यानी अपने आंखों को देख रहे हैं लेकिन सोच कर आपको लिखना पड़ेगा, वो होता है लेखन कुशलता का विकास। लेकिन फोटोकॉपी उतार लेना ये नहीं होता है, सबसे कम होगा वैसे। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अंगय सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किससे ग्रसित होता है? तो पढ़ने संबंधी हम बता ही चुके हैं आपको कौन होता है। पढ़ने संबंधी में डिसलेक्सिया होता है, लिखने संबंधी में डिस्ग्राफिया होता है, गणना में आपका डिसकैलकुलिया होता है। ठीक है, और डिस्थीमिया एक मानसिक प्रकार का अवसाद कहलाता है, जो डिस्थीमिया होता है। अगला लिखना जो होता है साथियों, वह एक तरह की बातचीत है। बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हम लिखते हैं तो एक प्रकार से बातचीत ही होता है। अगर अपने से लिख रहे हैं, अपनी सोच से सृजनात्मकता रूप में लिख रहे हैं, अधूरी कहानी को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखना है मतलब बातचीत करना ही होता है। जब आप बातचीत करेंगे उस टॉपिक पर तभी आप लिख पाएंगे। चॉम्स्की मतानुसारम, हिंदी में और संस्कृत में चॉम्स्की के सिद्धांत से एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे हम हिंदी भाषा की बात करें चाहे संस्कृत भाषा की बात करें, भाषा में चॉम्स्की का जिक्र जरूर होता है। तो चॉम्स्की के अनुसार जो है भाषिक क्षमता जो विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि होता है, ये भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। तो चॉम्स्की के अनुसार जो है जो भाषिक क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। डी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लें। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, और इस प्रश्न का अगर आपने जवाब दे दिया, फीडबैक दे दिया, मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल लाजवाब चल रही है। साथियों, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? श्याम पढ़ पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं, 2-2 समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, पाठ्य पुस्तक के देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं, या हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं। सभी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? तो वास्तव में लेखन हो रहा है 2-2 समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से खाली स्थान अक्षर बोध की कौन सी विधि नहीं है? देखिए, शब्द, वाक और वर्ण, ये तीनों विधियां जो होती हैं अक्षर बोध की विधियां कहलाती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विधि नहीं होती। क्यों नहीं होती है? प्रत्यक्ष विधि जो होती है वह द्वितीय भाषा शिक्षण में उपयोगी विधि होती है, जबकि शेष आपकी दी गई है वर्ण, शब्द और वाक्य विधि, यह कहलाती है अक्षर बोध की विधियाँ। ठीक है, तो अक्षर और द्वितीय भाषा शिक्षण उपयोगी विधि हमारी कहला जाती है प्रत्यक्ष विधि। अक्षर बोध से संबंधित आपकी नहीं, बाकी वर्ण, शब्द, वाक्य ये अक्षर बोध से संबंधित हो जाती हैं। खाली स्थान, वाणी खाली स्थान होती हैं, लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ से बदलती रहती हैं, तो वाणी अस्थायी होती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बदलती रहती हैं। प्रश्न पर हमारा उत्तर दीजिएगा। बदलना मतलब भैया स्थायी तो नहीं होगा, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इधर दाएं बाएं, ठीक है, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी ईस्ट, कभी ठीक है वेस्ट, तो स्थिर नहीं है, मतलब वह क्या हो जाएगा, अस्थायी कहला जाएगा, अर्थात हमारा अस्थायी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी आपका स्किनर महोदय जी हैं, चॉम्स्की महोदय जी हैं, वाइगोस्की हैं, जीन पियाजे जी की। इस प्रश्न को टॉप क्लास में हम वीवीआईपी रखेंगे। जी हाँ, जो वीवीआईपी होते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप प्रश्न को इस पर रखेंगे, या कह सकते हैं अभी तक के प्रश्नों का टॉप क्लास का प्रश्न।
भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में जो अग्रणी माने जाते हैं, देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका चॉम्स्की कह सकते हैं, कोई कहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? वाइगोस्की की बात करेंगे, क्योंकि भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में वाइगोस्की अग्रणी है। अर्थात आशय है कि भाषा विकास से संबंधित सिद्धांत किसने दिए हैं? वाइगोस्की ने दिए हैं। स्किनर का कहना है, स्किनर का जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत है, वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है, और जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ये तीनों, तो क्रिया प्रसूत स्किनर, सामाजिक शब्दाय तो इस वाइगोस्की का जिक्र होता है, और संज्ञानात्मक शब्दाय जीन पियाजे जी का जिक्र होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। द्विभाषिक बच्चे जो होते हैं खालिस्तान विकास, सामाजिक सहिष्णुता और खालिस्तान चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक विस्तृत, संक्रियात्मक सीमित, संक्रियात्मक केंद्रित या संज्ञानात्मक सीमित की बात करेंगे। दो ऑप्शंस आपको फ्लिप करना है, एक इस डब्बे में करना है और दूसरा इस डब्बे में करना है। तो द्विभाषिक जो बच्चे होते हैं, से बताइए क्या होते हैं? जो द्विभाषिक बच्चे होते हैं वे क्या होते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और आपकी विस्तृत चिंता में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिख रही है तो एक भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? चार ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पर दिए गए। भाषा के शिक्षक हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, और उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। बी ऑप्शन सटीक हो जाए, ठीक है। प्यार से समझाना है बच्चों को अच्छे तरीके से, क्योंकि प्यार की भाषा बच्चे अक्सर समझते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चे, हम सबके बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। हमारे आसपास ऐसा कौन सा फूल है जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य होता है? अपने बच्चों से कहते हैं आपके, ये सोचिए हमारे आसपास जो फूल होते हैं उनकी बहुत तेज़ महक है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो ऐसा करना क्या कहलाएगा? ऐसा करने से क्या होता है साथियों? पाठ को अपने अनुसार, अनुभव अनुसार संसार से जोड़ने के अवसर देना, बहुभाषिकता को पोषित करना। एक बहुभाषिकता को पोषित भी कर रहा है और अवसर भी दे रहा है। तो हमेशा दो दो जब पॉजिटिव शब्द आ गए हैं आपके ऑप्शंस पर तो सही होना ही होना है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या किससे संबंधित हो जाएगी? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, दृष्टिबाधित या डिसलेक्सिया? संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, तो ऐसी जो कठिनाई कहलाती है वह कहलाती सभी लोग लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया कहलाता है, ठीक है। क्या होगा? लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया। और ये सारे प्रश्न टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आगामी एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न भी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली कहलाती है वह समवाय प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली या आगमन निगमन प्रणाली कहलाती है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त जो प्रणाली कहलाती है वह आगमन निगमन प्रणाली कहलाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जो जुड़ी ध्वनियाँ होती हैं निरर्थक होती हैं, सार्थक होती हैं, मूर्त होती हैं या अमूर्त होती हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, प्रत्येक भाई बहन, टीचर्स, ब्रदर सिस्टर सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, प्रिपरेशन बरकरार है, अभ्यास सर्वोपरि है। तो पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी जो ध्वनियाँ कहलाती हैं वह निरर्थक होती। क्यों होती हैं? देखिए, सर्वप्रथम बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ निरर्थक होती हैं क्योंकि सर्वप्रथम बच्चों को भाषा सिखाने के लिए उन्हें वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन का ज्ञान कराना चाहिए। इसके बाद लिपि का ज्ञान और उच्चारण का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे निरर्थक की बात करेंगे। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो बच्चों की भाषा के संबंध में हमें कथन को चुनना है कि बच्चे की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियाँ होती हैं, बच्चों की भाषा में नियम व्यवस्था की झलक मिलती है, बच्चों की भाषा तार शैली में होती रहती है, बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड और पुरस्कार आवश्यक है। तो साथियों, बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियाँ होती हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की।
बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? सभी जानते हैं बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? भाषा नहीं जानते हैं, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, भाषा के सभी कौशलों के पारंगत होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों होगा? कि बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि वो केवल भाषा केवल बोलते हैं, लेकिन उसका व्याकरणिक ज्ञान उनको नहीं होता है। और बच्चों को विद्यालय में वर्णमाला तथा भाषा का व्याकरण सिखाया जाता है और उच्चारण का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद ही बच्चे भाषा के सभी कौशलों से पारंगत होते हैं। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे। सुरभि अक्सर अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या करेंगे? यानी ऐसे कुछ शब्द होते हैं अंगा, अड़ा, अइया, ऐसे शब्दों क्या कर रही है सुरभि, एक बालिका है जो क्या कर रही है? गलत तरीके से उच्चारित कर रही है। तो गलत तरीके से उच्चारित कर रही है अर्थात उसे ई वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास कराना चाहिए। अंगा वाले, ठीक है। तो यदि कोई बच्चा विशेष वर्ण वाले शब्दों को उच्चारण गलत तरीके से करता है तो उस समस्या से निवारण हेतु दो चरण होते हैं। पहला, ऐसे शब्दों का शुद्ध उच्चारण बच्चा सुने, या दूसरा, ज्यों का त्यों दोहराकर अधिकम या अधिकतम प्रयास करे। तो इस आशय की अधिकतम पूर्ति हमारी हो रही है, उसे अंगा वाले शब्दों की सूचना से पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास कराना चाहिए। तो यहाँ पे जो अंगा होगा, अइया नहीं है, ठीक है। तो अंगा, क्योंकि अंगा शब्द का दे दिया गया तो अंगा ही शब्द की बात होगी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? पढ़ने में प्रवाह, विराम चिन्हों का ज्ञान, अर्थ का निर्माण या वर्णों की पहचान होती है। तो प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर पढ़ने संबंधी क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से देखा जाए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होता है वह होता है अर्थ का निर्माण। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को फीडबैक करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न आ चुका है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता बताना है। क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है? आगमन विधि की विशेषता आपको बताना है व्याकरण शिक्षण की। तो सभी को पता है आगमन विधि में उदाहरण की बात चिक होता है तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना ही होता है, अगर निगमन होता तो पहले नियम बताना, ठीक है। तो दोनों अपने आप में अपोजिट है, अपने आप में विलोम है, दोनों को समझ लेना है और बेहतरीन फीडबैक करना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा? वह होगा व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। समावेशी कक्षा की बात करें, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा के शिक्षक रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझ आना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो साथियों, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा के शिक्षक रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। और आप जानते हैं अधिक से अधिक अवसर देना अपने आप में पॉजिटिव माना जाता है, सकारात्मक शब्द माने जाते हैं, शब्द सकारात्मक हमारा ऑप्शन हो जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 51 नंबर क्वेश्चन से आपका लगभग 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहा जाता है? केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए, या संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए? आप सभी बताइए, मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु, आप लोग। तो भाषा के व्याकरण की समझ को जो है किससे मापना चाहिए? तो संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि देखिए संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आकलन करने से क्या होता है? व्याकरण की समझ होती है, जबकि लघुत्तर, वस्तुनिष्ठ और संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न हम BBIP के टॉप क्लास में रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त क्या नहीं होता है? तो आगमन प्रणाली, निगमन, ये तो दोनों उपयुक्त है। साथ ही साथ आपकी अव्यकृत प्रणाली भी उपयुक्त होती है, कक्षा अभिनय प्रणाली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कक्षा अभिनय प्रणाली जो होती है वह व्याकरण शिक्षण के लिए नहीं मानी जाती। ठीक है, आगमन प्रणाली व्याकरण शिक्षण हेतु ये उपयुक्त हमारी मानी जाती है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न।
राधिका अक्सर लड़का को लका कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। तो एक किस ओर संकेत करता है कि राधिका ध्यान से नहीं लिखती है, राधिका के लेखन स्तर में सुधार की आवश्यकता है, राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, या राधिका के विचारों की तेज गति है और उसकी लेखन चल नहीं पाती है। तो राधिका अक्सर लड़का को लका मतलब क्या कर रही है, राधिका ध्यान से लिख नहीं रही है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि राधिका अक्सर लड़का को लका लिख रही है, कमाई होने लगी को कमाई होगी लिख रही है। ऐसी गलतियां जो होती हैं इस ओर संकेत करती हैं कि राधिका ध्यान से नहीं लिख रही है, कि कुछ शब्दों को छोड़ रही है, अर्थात वह राधिका है वह ध्यान से नहीं लिख रही है। अगला, कक्षा में बहुत या कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं तो आप क्या करेंगे। आप शिक्षक हैं, आपकी नियुक्त होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और आपकी कक्षा के बच्चे क्या करते हैं, लिखते समय वर्तनी पर गलत प्रयोग करते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आप इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्धि माहौल का निर्माण करेंगे। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सटीक हो जाएगा। अगर आपको डाउट है, आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता जो है अक्सर अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है तो आप क्या करेंगे। तो इस प्रश्न को अंगा से संबंधित हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्वयं अंगा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समझ प्रस्तुत कर धैर्यपूर्वक बोलने का उसे अभ्यास कराएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है साथियों कि कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है। कक्षा 1 के बच्चों की बात करें तो आप उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, आप उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, आप उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे या उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे। देखिए, बच्चे हैं और पहली कक्षा के बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें सीधी रेखा में लिखकर बताएंगे। बच्चों से बोलेंगे बच्चों का अगर लिखना है तो ऐसे लिखना है। कई बच्चे का को ऐसे लिख देते हैं, कभी बच्चे एक का को ऐसे लिख देते हैं फा की तरह। ठीक है, तो उनको लिखकर अच्छे तरीके से बताना है, सीधी रेखा में लिखना है और फिर बच्चों को बोलना है इसी तरह आपको आगे भी लिखना है। तो बच्चे क्या धीरे धीरे अभ्यास करते हुए बच्चा सीख जाता है। अगला प्रश्न, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनयना अक्सर सा को सा कहती है, मतलब सा सरौता वाली सा को सा शरीफा वाला सा कहती है। तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। तो बहुत ही सिंपल साधारण सी बात है, भाषा के शिक्षक है मतलब क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त अवसर समय देना चाहिए। कभी कभी क्षेत्रीय भाषा का सुधार हो जाता है, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा का भी अंतर होता है। ठीक है, गोमती सा को सा बोलती है, अब ये सा शरीफ वाले को सा सरौता बोलती है, आप उसको टोंकते नहीं हैं तो सहज अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं, परंतु चिंतित भी हैं किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। तो आप क्या करेंगे, सभी लोग बताइए, क्या वही करेंगे। बिल्कुल, शा को सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने को अनेक अवसर देंगे। अवसर वाला शब्द हमेशा देखिएगा, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो बच्चे को पहले अवसर देना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिए। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि आशुभाषण का अर्थ क्या होता है। हम आपको बता भी चुके हैं इसके बारे में। विषय को एक दिन से पहले बता देना, विषय पर परिचर्चा करवाना, किसी विषय पर तत्काल बोलना या विषय को रट कर बोलना। इसको आशुभाषण का हम ऑप्शंस पर जिक्र कर चुके हैं, डिटेल के साथ आपको बताया भी था। अगर आपने प्रश्नों को अच्छे तरीके से श्रवण किया है, अपने माइंड पर स्टोर किया, अपने माइंड की मेमोरी पर सेव किया है तो इस प्रश्न का फीडबैक आप लोग अवश्य कर पाएंगे। ठीक है, तो यह भाषा का संप्रेषण संबंधित लगभग हमने 59 क्वेश्चंस किए, जो लगभग 60 क्वेश्चन ही कह सकते हैं। तो इस टॉपिक से हमने बात किया और आपको पता चाहे हम सीटेट की बात करें, अदर स्टेट एग्जाम की बात कर रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, आई होप सभी पैर मित्रों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। ठीक है, फीडबैक भी किया होगा और अपने टीटी फैमिली को आप लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार, अपने टीचर्स फैमिली को ज्वाइन कीजिए, अपने परिवार से ज्वाइन कीजिए और इस परिवार से तैयारी को बेहतर कीजिए, सिलेक्शन को बेहतर कीजिए, सिलेक्शन पाइए, अपने सपने को साकार कीजिए, अपने माता पिता को सपने को साकार कीजिए, घर में एक सरकारी सीट लाइए। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे।